एडी के मुताबिक एमका की फाइनल डिजाइन अभी लगभग तैयार हो चुकी है और इसकी फुल स्केल मॉडल जून या जुलाई तक हमको देखने को मिलने वाली है। एरो इंडिया शो के अवसर पर बड़े बड़े यूरोपियन कंपनी की तरफ से अपनी सभी मॉडर्न इक्विपमेंट को डिस्प्ले करने का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। फ्रांस की तरफ से अभी भारत को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ 36 एडिशनल राफेल को ऑफर किया जा रहा है और साथ ही हमें 30% के आसपास सस्ते भी पड़ने वाले हैं। चाइना की तरफ से अभी इंडो चाइना बॉर्डर के करीब किस वजह से नए नए गाँव को बनाया जा रहा है और इससे आगे चल के चाइना को क्या फायदा होने वाला और हमें क्या नुकसान होने वाला है। एचएएल की तरफ से अभी किस वजह से गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना रहने का फैसला किया जा रहा है और अंत में धीरे धीरे भारत कैसे इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा बनाने लगा है और किस वजह से चाइना कभी भी आगे चल के इंडियन ओशन रीजन या फिर पैसिफिक ओशन रीजन में भारत का सामना नहीं कर सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। एडी के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवधर जी के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक एमका के डिजाइन को लेकर जो पहला स्टेप था वो लगभग पिछले साल नवंबर में पूरा हो चुका है और अभी इसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू किया जा रहा है, जो कि इसकी फाइनल स्टेज है और अभी इसकी डिजाइन फाइनल हो चुकी है, जिसमें आगे चल के कोई एडिशनल मॉडिफिकेशन होने के चांसेस काफी कम है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से बताया गया कि इस डिजाइन की विंड टनल टेस्टिंग को वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कुछ दिन पहले दिए गए अपडेट के मुताबिक चेंजेस किए गए थे, यानी कि इसमें एक DSI एयर इनटेक के साथ साथ एक 3D बम को ऐड किया गया था, जो कि इसके स्टेल्थ फीचर को और इम्प्रूव करने के लिए वहां पे ऐड किए जा रहे थे। एक और अच्छी खबर ये कि एमका के एक स्केल मॉडल हमको इसी साल के अंदर ही देखने को मिलने वाली है और ये एक फुल स्केल मॉडल होने वाली है और इसको जून या जुलाई से पहले तैयार किया जाने वाला है। इसके बाद इसकी मेजरमेंट किया जाएगा ताकि हमें पता लग सके कि एक्चुअल में इसकी RCS कितनी होने वाली है। उसके बाद इसकी पहली प्रोटोटाइप को 2024 तक तैयार किया जाएगा और 2025 में एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। एरो इंडिया शो के दौरान भी एमका की स्केल डाउन मॉडल को डिस्प्ले किया जाएगा। इसकी मार्क 1 वेरिएंट में जेन इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको 2030 तक मास प्रोड्यूस करने का फैसला किया गया है। यहाँ एक और चीज देखने वाली है और वो ये कि एचएएल और एडीए की तरफ से किसी भी एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट के बाद अभी 4 से 5 साल उसको ऑब्जर्व करने के लिए रखा जा रहा है और कम से कम वक्त में इनको फाइन ट्यून करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि हम इनकी डेवलपमेंट साइकिल को रिड्यूस कर सके और जल्दी से इनको इंडियन एयरफोर्स में शामिल करा सके। अब भले ही तेजस को डेवलप करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया था, क्योंकि इसके लिए हमें सभी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पड़ रहे थे, जबकि अभी हमारे पास बेसिक सिस्टम मौजूद है जो कि तेजस MK2 ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर या फिर एमका में कॉमन होने वाली, जिस वजह से हमें आगे चल के इनको डेवलप करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। साथ ही इन सभी को पैरेलल में डेवलप किया जा सकता है। अगला अपडेट एरो इंडिया शो को लेके, जो कि 3 से 5 फरवरी तक बेंगलुरु में होने वाली है। इस दौरान थेल्स ग्रुप की तरफ से भी इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है और थेल्स ग्रुप की तरफ से इसमें काफी वैरायटी के वेपन प्लेटफॉर्म को डिस्प्ले किया जाने वाला है। इस दौरान थेल्स की तरफ से जो सबसे बड़ी और एडवांस सिस्टम को डिस्प्ले किया जाएगा वो इनकी लेटेस्ट टेलियोस पॉड, जो कि एक सिंगल पॉड में हमको टारगेटिंग और रिकॉनेंस कैपेबिलिटी देने वाला है। साथ ही इसी में आगे चल के थेल्स की तरफ से AI सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा चुका है। इसी के साथ ही थेल्स की तरफ से अपनी नई एयरबोर्न सर्वेलेंस रडार एयर मास्टर C को डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही थेल्स की तरफ से अपनी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, UAV काउंटर मेजर सिस्टम, स्मॉल आर्म्स और एयर डिफेंस सिस्टम को और सिसिली स्टारटेक सिस्टम को डिस्प्ले किया जाएगा। अब इसमें भारत की तरफ से जो मेन फोकस होने वाली वो मिलिट्री और सिविल एविएशन सेक्टर में होने वाली है और भारत की तरफ से थेल से अभी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को हासिल करने की कोशिश किया जा सकता है, जो कि बहुत इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की ट्रैवल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अगला अपडेट राफेल डील को लेके है। फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की तरफ से अभी भारत के साथ अपने डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच फ्रांस की तरफ से भारत को एडिशनल राफेल को भी खरीदने का ऑफर दिया गया था। साथ ही राफेल अभी MMRC टेंडर के अंदर और नेवी की टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हाल ही में जब फ्रेंच प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के गस्त पर आए हुए थे, तभी फ्रांस की तरफ से भारत को राफेल और मल्टीरोल टैंकर को ऑफर किया गया था, जिसके बाद भारत फ्रांस से A330 प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है।
साथ ही फ्रांस की तरफ से अभी भारत को जो एडिशनल राफेल ऑफर दिए गए थे, इसमें वो इनकी लोकल असेंबली के साथ 70% के आसपास टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने का ऑफर दे रहे हैं। लेकिन इसमें भारत को फ्रांस की तरफ से 100 के आसपास की जेट को खरीदने का ऑफर दिया गया था और अभी फ्रांस की तरफ से 36 राफेल को खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है, जो कि प्रीवियस डील की फॉलो ऑन ऑर्डर होने वाली है। लेकिन ये जो डील होने वाली है हमें काफी सस्ते पड़ने वाली है और फ्रांस के मुताबिक अगर भारत एडिशनल 36 राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस करता है तो इनकी कीमत भारत को 5 बिलियन यूरो के आसपास पड़ने वाली है, जबकि प्रीवियस डील में हमें ये लगभग 7.8 बिलियन यूरो के आसपास पड़ गए थे। लेकिन इसमें ऑफसेट क्लॉज, इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट और पायलट ट्रेनिंग जैसे एडिशनल पैकेज भी मौजूद थे, जिस वजह से हमारी प्रीवियस डील में राफेल की कीमत काफी बढ़ रही थी। लेकिन अभी भारत के पास ये सभी सिस्टम मौजूद है, जिस वजह से आगे से जो राफेल डील होने वाली उसमें इन सबको इग्नोर किया जाएगा। तो आगे चल के भारत जितने भी राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस करने वाला है वो भारत को लगभग 30% के आसपास सस्ते पड़ने वाले हैं। अगला अपडेट भी एरो इंडिया शो को लेके है और यहाँ पर हम एक और फ्रेंच कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। एरो इंडिया शो के दौरान फ्रांस की एमबीडीए की तरफ से अपनी सभी मॉडर्न गेम चेंजिंग वेपन्स को डिस्प्ले करने का अनाउंसमेंट किया गया है। एमबीडीए अभी एलएनटी के साथ मिलकर भारत में अपने डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर रही है और जॉइंट वेंचर प्रोग्राम के अंदर एलएनटी की तरफ से इंडियन आर्मी को ऑफर किए गए अपनी सभी इक्विपमेंट को एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जाने वाला है। अब माइका मिसाइल को भी एलएनटी की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मिराज और राफेल में इस्तेमाल किया जा सकता है। एमबीडीए की तरफ से बताया गया कि उनके पास अभी लगभग 45 एक्टिव मिसाइल सिस्टम मौजूद है और अभी 15 नए सिस्टम की डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसमें भारत को ऑफर किए गए मेट्योर मिसाइल भी शामिल है, जिसे अभी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। इसको फ्यूचर जनरेशन की वीवीआर मिसाइल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इससे मैच करने लायक कोई भी वीवीआर मिसाइल अभी तक तैयार नहीं हुआ है। शॉर्ट रेंज मिसाइल की बात करें तो इस सेगमेंट में एमबीडीए की तरफ से एसराम मिसाइल और माइका मिसाइल को डिस्प्ले किया जाने वाला है। वैसे माइका मिसाइल एक वीवीआर मिसाइल के तौर पर भी काम कर सकता है, जिसकी रेंज लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है और अभी एमबीडीए की तरफ से इसकी 2 वेरिएंट को डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें से एक हीट सीकिंग वेरिएंट होने वाली और एक रडार गाइडेड मिसाइल होने वाली है। अब ये मिसाइल बाकी मिसाइल के मुकाबले काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि भले ही इसकी रेंज 80 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये साइलेंट मिसाइल होती है, क्योंकि जब इनको फायर किया जाता है तो ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को कोई भी मिसाइल वार्निंग नहीं देते, जिस वजह से अगर इनको विजुअल रेंज के बाहर से लॉन्च किया जाता है, यानी कि वीवीआर मोड में फायर किया जाता है, तो दुश्मन को हिट करने की चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि लॉन्च होने के बाद दुश्मन को मिसाइल वार्निंग नहीं देती है, जिस वजह से वो पहले से काउंटर मेजर सिस्टम डिप्लॉय नहीं करते हैं। अब एयर टू एयर मिसाइल सेगमेंट में एमबीडीए की तरफ से मिस्टर मिसाइल को भी डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि हमारे हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसको स्पेशली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हमारी रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर में आगे चल के स्टैंडर्ड एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी अगर एयर टू सरफेस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में एमबीडीए की तरफ से अपनी एमएमपी 5th जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और AM-39 या फिर SM-39 जैसे एंटी-सिप मिसाइल को डिस्प्ले किया जाएगा। वहीं पर काउंटर मेजर सिस्टम के तौर पर अभी सी सेप्टर सिस्टम को डिस्प्ले किया जाएगा और बाकी और भी कई तरह के सिस्टम एमबीडीए की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जाने वाला है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। अगर कल वाली वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने बात किया था कि किस तरीके से चाइना की तरफ से भारत के बॉर्डर के करीब और कुछ हद तक अरुणाचल प्रदेश के अंदर आके भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है। अब आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये सब करने के पीछे चाइना का असली मकसद क्या है। अब इसका एक सीधा सा जवाब है, चाइना के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इस साइड में नहीं है, जिस वजह से अगर भारत के साथ चाइना के कोई भी जंग जैसे हालात बन जाते हैं तो बॉर्डर के करीब उनके पास लोकल मैन पावर मौजूद नहीं है, जबकि भारत के पास भरपूर मैन पावर मौजूद है और हमारे बॉर्डर के करीब रहने वाले लोग भी आर्मी को काफी हद तक मदद करते हैं। ऐसे में चाइना जानबूझकर अभी पिछले कुछ सालों से पूरी इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब आके नए नए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रही है, जहां पर वो अपार्टमेंट वगैरह बना रहे हैं और पूरा नया नया गाँव बना रहे हैं, जिसमें आगे चल के वो अपने लोगों को लाके वहाँ पे बसाने वाले हैं, जिससे होगा कि यहाँ पर चाइनीज सिटीजन की तादाद बढ़ने लगेगी, जो कि उनको जियोग्राफिकली इस एरिया के ऊपर कब्जा करने में मदद करने के साथ साथ जंग जैसे हालात में चाइना के पास यहाँ पे मैन पावर मौजूद रहेगी। एक स्टडी के मुताबिक चाइना की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है वो मेनली 2017 के बाद से स्पीड अप करके किया जा रहा है और चाइना की तरफ से जितने भी मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है या फिर जैसे अपार्टमेंट वगैरह बनाया जा रहा है, ये सब सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के साइड में किया जा रहा है। अभी तक ऐसे 2 डजन नए विलेज को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टर में चाइना बना चुका है। अब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन या सिविलियन कंस्ट्रक्शन के अलावा यहाँ पर चाइना की तरफ से बंकर वगैरह भी बनाया जा रहा है। तो अगर इन सभी चीज़ों पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं चाइना का इरादा सही नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों में चाइना अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम सेक्टर में भी एक प्रॉपर जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है।
क्योंकि वैसे ही अभी तक चाइना अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है और वो इसको अपना बताते हैं। तो हो सकता है अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के करीब लाके अपने लोगों को बसाना, नए नए घर बनाना या फिर गांव बनाना या फिर नए नए बंकर्स को बनाना फ्यूचर में चाइना की तरफ से किए जाने वाले किसी बड़े हमले की तैयारी की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि आगे चल के चाइना 1 या 2 नहीं बल्कि इंडो चाइना बॉर्डर में लगभग 600 से ज्यादा नए गाँव को बनाने की तैयारी कर रहा है। अगला अपडेट एचएएल की तरफ से है। रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी राजकुमार एचएएल की विजिट पर गए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान वो एचएएल की प्रोडक्शन फैसिलिटी का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान एचएएल की प्रोडक्शन लाइन में तेजस MK1 की एफओसी वेरिएंट की तीसरी यूनिट को स्पॉट किया गया था, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसका नंबर यहाँ पे SP-19 होने वाली है और वैसे भी SP-18 पहले से तैयार हो चुकी है और इसकी सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसको अभी तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं किया गया है। बाकी मार्च तक एचएएल की तरफ से 5 यूनिट को यानी कि SP-19 से लेकर SP-23 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा एचएएल की तरफ से बताया गया कि एचएएल की जो प्राइमरी फंडिंग है या फिर फाइनेंशियल सोर्स है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मेजर डिफेंस इक्विपमेंट को एचएएल से खरीदा जाता है। लेकिन अभी एचएएल के चेयरमैन का कहना है कि हम सिर्फ अभी एक ही सिंगल फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर इतना डिपेंड नहीं कर सकते हैं और सच में ग्रोथ करने के लिए हमें हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के बारे में ज्यादा जोर देना पड़ेगा। अभी एचएएल 2025 तक 1.5 लाख करोड़ की टारगेट को हासिल करना चाहता है, जो कि बिना एक्सपोर्ट ऑर्डर के कंप्लीट होना काफ़ी मुश्किल है। अभी हमारा जो जीडीपी है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जिस वजह से आने वाले 1 से 2 साल के लिए हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी एचएएल के पास एक लंबी ऑर्डर चेन मौजूद है, जो कि आगे चल के एचएएल को एक स्टेडी प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए काफ़ी मदद करने वाली है। अगला अपडेट इंडो पैसिफिक को लेके। आप सबको पता होगा कि इंडियन ओशन रीजन में और पैसिफिक रीजन में चाइना के प्रेजेंस को कम करने के लिए भारत भरपूर कोशिश करता आ रहा है और अभी भारत इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि भारत अभी इस रीजन में कई फ्रेंडली कंट्री के साथ मिलकर ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश होने वाले हैं। इनमें से कुछ क्वाड कंट्री और कुछ के साथ भारत का बायलैटरल लेवल में या फिर ट्राइलैटरल लेवल में रिलेशन अच्छी है, लेकिन कुल मिलाकर इससे भारत को ताकत मिल रही है। अभी हाल ही में भारत, जापान और फ्रांस के बीच एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इंडो पैसिफिक को लेकर डिस्कशन किया गया था और खास बात यह था कि इसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बातचीत किया जा रहा था, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन से होते हुए ग्लोबल ट्रेड का लगभग 50% के आसपास जाता है और ऐसे में पिछले कुछ सालों से चाइना यहाँ पर आके अपनी मनमानी कर रहा है और यहाँ पर चाइना की तरफ से आके इलीगल रिसर्च या फिशिंग एक्टिविटी किया जाता है। फ्रांस के साथ भारत लॉजिस्टिक पैक्ट को भी साइन करने वाला है, जिससे हम फ्रांस की नेवल बेस को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे पैक्ट पहले से ही भारत की तरफ से लगभग सभी क्वाड कंट्री के साथ साइन किया जा चुका है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के शिप्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के पास भी काफी सारे ओवरसी वेज मौजूद है, जो कि ज्यादातर सदर्न इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में मौजूद है। यहाँ पर लगभग अभी 8000 के आसपास फ्रेंच पर्सनल मौजूद रहते हैं। तो आगे चल के भारत कई सारे देशों के साथ मिलकर इस रीजन में ऑपरेट करने वाला है, जिसमें फ्रांस, यूके, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और भी कई सारे देश शामिल होने वाले हैं और यहाँ तक कि जर्मनी की तरफ से भी अभी चाइना के खिलाफ भारत के साथ मिलकर इस रीजन में ऑपरेट करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।